सोचिए, पूरे 9000 साल का इतिहास। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर आधारित एक ऐसे सफर का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे सच में एक महाकाव्य फीनिक्स की उड़ान कहा जा सकता है। ये एक ऐसी सभ्यता की अविश्वसनीय कहानी है जो प्राचीन काल की मिट्टी की झोपड़ियों से शुरू हुई, अनगिनत बार जली, राख हुई, लेकिन हर बार उस राख से उठकर आज चंद्रमा के डार्क साइड यानी दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच चुकी है। तो आइए इस अदम्य सभ्यता के विस्तार को करीब से समझते हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि हम आज किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सभ्यता के उदय से, फिर चलेंगे ज्ञान के स्वर्ण युग की ओर, उसके बाद विदेशी आक्रमणों का दौर, मुगल और मराठा काल, ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति और आखिर में बात करेंगे आज के आधुनिक विकसित भारत की। चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से, सभ्यता का उदय। यहाँ हम मानव बसाव के सबसे शुरुआती और सबसे दिलचस्प साक्ष्यों को देखेंगे, जो मेहरगढ़ से शुरू होकर वैदिक काल तक जाते हैं। इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि 9000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ के लोग सिर्फ खेती नहीं कर रहे थे। क्या आप यकीन करेंगे कि खुदाई में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां वे पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज करते थे। जी हां, उस दौर में डेंटिस्ट्री। फिर 4500 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता सामने आती है। इनके शहर आज के आधुनिक ग्रिड सिस्टम की तरह 90 डिग्री पर काटती सड़कों वाले थे। और फिर 1500 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक काल आता है, जहां लोहे की खोज ने खेती में तो क्रांति लाई दी, साथ ही महान वेदों की रचना भी हुई। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। इतनी आधुनिक, इतनी व्यवस्थित और शांतिप्रिय सिंधु घाटी सभ्यता अचानक लुप्त कैसी हो गई? इतिहासकारों के बीच आज भी इस पर भारी बहस है। कुछ का मानना है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि शायद भयानक जलवायु परिवर्तन, भयंकर सूखे या बाढ़ ने सब खत्म कर दिया। ये सच में सोचने वाली बात है कि प्रकृति कैसे पल भर में एक महान सभ्यता का रुख मोड़ सकती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं भारत के उस युग की ओर जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। ये विशाल साम्राज्यों, दर्शनशास्त्र और कमाल की वैज्ञानिक प्रगति का दौर था। एक अकेला युद्ध पूरी सभ्यता की दिशा कैसे बदल सकता है, ये हम सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध से समझ सकते हैं। एक तरफ था भेरी घोष यानी युद्ध और विजय का रास्ता, जिसका नतीजा था कलिंग का भयानक नरसंहार। लेकिन इस विनाश ने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और यहीं से बदलाव आता है धम्म घोष का, यानी शांति, करुणा और बौद्ध धर्म का रास्ता। एक हिंसक विजेता से वैश्विक शांतिदूत बनने का यह परिवर्तन वाकई ऐतिहासिक था। और यही वो स्वर्ण युग था जब भारत वैश्विक ज्ञान का केंद्र बन चुका था। जरा इन उपलब्धियों पर गौर कीजिए। आर्यभट्ट ने हमें शून्य का सिद्धांत दिया और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। महर्षि चरक को आयुर्वेद का जनक माना गया। सम्राट विक्रमादित्य के समय का दिल्ली का लौह स्तंभ देखिए, 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे बिना जंग लगे खड़ा है। आज के विज्ञान के लिए भी ये किसी पहेली से कम नहीं है। और कुमारगुप्त द्वारा बनाई गई नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पूरी दुनिया से हजारों छात्र ज्ञान बटोरने आते थे। लेकिन इतिहास का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। हमारा अगला अध्याय विदेशी आक्रमणों और एक ऐसे लंबे संघर्ष के युग को दिखाता है जिसने इस उपमहाद्वीप की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। अगर हम इन ऐतिहासिक बदलावों को तटस्थ रूप से देखें तो एक स्पष्ट कालक्रम नजर आता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण होता है। फिर 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी के लगातार कई अभियान चलते हैं। और फिर आता है 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध, जिसने दिल्ली के दरवाजे विदेशी शासकों के लिए खोल दिए। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि बाहरी आक्रमण अक्सर हमारी अपनी आंतरिक असहमति और फूट का ही फायदा उठाकर सफल हुए थे। इन आक्रमणों का जो मानवीय और सांस्कृतिक असर हुआ वो बहुत गहरा और दर्दनाक था। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की विशाल लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया और वो किताबें 3 महीने तक जलती रहीं। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की अपार संपत्ति को लूटा गया और चित्तौड़गढ़ में तो महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर का कड़ा मार्ग चुना, जहां 16,000 वीरांगनाओं ने खुद को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। अब जरा इस भारी विरोधाभास को देखिए। एक समय था विजयनगर साम्राज्य का, जहां हम्पी की भव्यता ऐसी थी कि सड़कों पर खुलेआम हीरे और कीमती मोती बिकते थे। ये दुनिया का एक बेहद शक्तिशाली व्यापार केंद्र था। लेकिन फिर आता है तालीकोटा का युद्ध।
जिसके बाद इस भव्य शहर को लगातार 6 महीने तक लूटा और जलाया गया। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक देखते ही देखते खंडर में तब्दील हो गया। इसके बाद हम एक ऐसे युग में प्रवेश करते हैं जो अपने आप में दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें समेटे हुए है, मुगल काल और मराठा योद्धाओं का उदय। ये भव्यता और कड़े प्रतिरोध दोनों का समय था। इस युग को अगर हम बारीकी से देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ ताजमहल और लाल किले जैसी बेजोड़ वास्तुकला का निर्माण हो रहा था, जिसकी भव्यता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ भारी टैक्स और बेगार के बोझ तले आम किसान और जनता दबती जा रही थी। उन्हें गंभीर आर्थिक संकट और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। मतलब महलों की चकाचौंध और आम बस्तियों का अंधेरा दोनों साथ साथ चल रहे थे। और इसी दबाव और क्रूरता के बीच प्रतिरोध की जो भावना उठी, वो छत्रपति संभाजी महाराज के इस एक वाक्य में साफ झलकती है। जब औरंगजेब ने उन्हें धोखे से बंदी बना लिया और धर्म बदलने का भारी दबाव डाला, तो उनका जवाब था, भले ही तुम मुझे अपनी बेटी और पूरा साम्राज्य दे दो, मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। क्रूरतम यातनाएं सहने के बावजूद उनका ये अडिग जज्बा पूरे मराठा प्रतिरोध की पहचान बन गया। चलिए, अब हम अपने अगले महत्वपूर्ण अध्याय पर पहुंचते हैं, ब्रिटिश शासन और उसके खिलाफ उठी वो महान क्रांति जिसने पूरे उपमहाद्वीप को आज़ादी के लिए एकजुट कर दिया। यहां हम उस सुनियोजित आर्थिक शोषण को देख सकते हैं जिसने उपमहाद्वीप की पूरी अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। अंग्रेजों के आने से पहले का भारत एक बेहद समृद्ध वैश्विक व्यापार केंद्र था, जो अपने मलमल और दुनिया के सबसे बेहतरीन बुनकरों के लिए जाना जाता था। लेकिन औपनिवेशिक दौर में क्या हुआ? नील की जबरदस्ती खेती कराई गई, जिससे उपजाऊ जमीनें बंजर हो गई, भयानक अकाल पड़े और तो और स्थानीय बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए ताकि वे कपड़े ना बुन सकें। ये सच में अर्थव्यवस्था को जड़ से नष्ट करने का दौर था। लेकिन ये आज़ादी रातों रात नहीं मिली। चलिए देखते हैं कि ये संग्राम कैसे आगे बढ़ा। इसकी शुरुआत हुई 1857 की उस क्रांति से, जिसने पहली बार अलग अलग वर्गों को एक साथ ला खड़ा किया। इसके बाद महात्मा गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध और नमक सत्याग्रह जैसे बड़े जन आंदोलनों का रास्ता दिखाया। दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान ने देश के हर युवा की रगों में आग भर दी। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, वो आखिरी और निर्णायक प्रहार साबित हुआ जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। और इस पूरी क्रांति में जान फूंकने का काम किया सुभाष चंद्र बोस के उस एक शक्तिशाली आह्वान ने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी विचार ने आज़ाद हिंद फौज को खड़ा किया और ब्रिटिश सेना के मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि आज़ादी कोई भीख नहीं है, इसे लड़कर ही लिया जाएगा। और फिर आता है ये वर्ष 1947। ये साल जितना ऐतिहासिक था उतना ही जटिल भी। एक तरफ तो वो आज़ादी की सुबह थी जिसका सदियों से इंतजार था, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा दर्दनाक विभाजन हुआ जिसने रातों रात लाखों लोगों को अपने ही घर में बेघर और परदेसी बना दिया। आज़ादी का ये जश्न बहुत भारी कीमत चुकाकर, खून और आंसुओं के बीच से होकर गुजरा था। इन सारे झंझावातों, युद्धों और संघर्षों को पार करने के बाद अब हम इस ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम चरण में आ गए हैं। आधुनिक और विकसित भारत जो सच में राख से फिर उठ खड़ा हुआ है। जब अंग्रेज गए तो उनका सोचना था कि भारत टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन आज़ादी के बाद की उपलब्धियां तो कुछ और ही कहानी कहती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 अलग अलग रियासतों को जोड़कर एक अखंड राष्ट्र बना दिया। फिर 1971 के युद्ध में 93,000 सैनिकों का जो आत्मसमर्पण हुआ, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था। और पोखरण के परमाणु परीक्षणों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब सामरिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र और ताकतवर है। और विकास की ये छलांग कितनी अद्भुत है, जरा सोचिए। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों ने रॉकेट के हिस्से साइकिलों पर ढोए थे, और आज उसी इसरो ने अपनी कम लागत वाली शानदार तकनीक से चंद्रयान मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतार दिया है, वो जगह जहां बड़े बड़े विकसित देश भी पहुंचने में नाकाम रहे। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। 9000 साल पहले पत्थर की ड्रिल से दांतों का इलाज करने वाले लोगों से जो सभ्यता शुरू हुई, जिसे सदियों तक लूटा गया, जलाया गया, अनगिनत बार राख में मिला दिया गया,
आखिर वो सभ्यता आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर कैसे खड़ी है। ये सफर हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि इतिहास सिर्फ हारने की कहानी नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े होने का नाम है। इस ऐतिहासिक चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में एक सभ्यता की अदम्य भावना का जीता जागता प्रमाण है।